अब वहाँ पर प्रेशर रहता था और आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि जितना हम इन लोगों को सपोर्ट करते थे, वो किसके कारण करते थे, ये भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा। लेकिन मेरी को एक बात बहुत अच्छे से समझ में आया कि अगर मैं ये कहूँ कि 95% से प्लस जोड़ दें, तो पूरा फर्जीवाद ही सोशल मीडिया, ये यूट्यूब, ये सब सोशल मीडिया पे है। और इसी फर्जीवाद के ट्रैप में अच्छे लोग फंस करके अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े कलाकारी से लिखा, मंदिर मंदिर, अच्छा नाम उनके घर को मंदिर रखे, क्योंकि ये जो फर्जी वाले होते हैं ना, बोलते हैं जय हिंदू राष्ट्र, तो सब लोग समझते हैं हाँ। फिर कहें कि डू डू की किताब एक अलग है, हिंदुओं से अलग। अब ये क्या बात है? अब फिर उसके बाद कहते हैं तुम्हारी बहन बेटी तो नहीं है जिसको छेड़ा, छेड़ने दो। सोच करो कि ये सब क्या लीला है भाई, यही तो समझना है। अब बोले कि जहां तहां देखे अगणित योद्धा, अब रात में गए थे 12 बजे, वो योद्धा के नाम पर कमरे में गए होंगे तो क्या देखे होंगे, वो समझ गए कि लंका को जलाई देना ठीक है, तो जला गया है। कोई इतना कुछ जानता नहीं था, मैं नया नया मुल्ला फंस गया था आकर के यूट्यूब पे, मैं कुछ जानता ही नहीं था। वो होता है ना, नया मुल्ला भांग बहुत देता है, तो मैं भी नया ही नया था, मैं क्या जानू कि यहाँ पर मायावी सब लोग हैं। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। अब पता चला कि जो मायावी के रूप में थे वो तो हनुमान जी निकले, और जो योद्धा के रूप में मंदिर में कांड कर रहे थे, उनकी लंका अब जल रही है, धीरे धीरे जल रही है, लोग रो भी रहे हैं। मैं एक चैनल से घोषणा करूं अभी। जी सर, जी जी। मैं चाहता हूं, आप हैं, आजाद जी हैं, कोहराम जी हैं, और ये लोग बात करना चाहते हैं एक ठोसता से। ये लोग चाहें तो मेरे देखिए सुप्रीम कोर्ट में, एनजीटी आदि में कई जनहित याचिकाएं हैं। अगर ऐसा हो, अगर वो तैयार हैं, तो उनका काम मैं जरूर कर दूंगा। मेरी टीम काम करेगी, वो वकीलों से मिलें, पूरा हलफनामा देना पड़ेगा उनको, वहां जाकर के सब कुछ करना पड़ेगा कि भाई इन्होंने उनके साथ एक तरह से, अगर अगर एक व्यक्ति 3-3 4-4 हिंदू लड़कियों को फंसाता है और उनको यूज करके छोड़ता था, यूज एंड थ्रो का काम में चल रहा है, और वो रो रही हैं, बिलख रही हैं, तो अगर वो चाहती हैं तो ऐसे लोगों को दंडित नहीं करेंगे तो हमारा देश कैसे बचेगा भाई? दंड तो उनको मिलना चाहिए। उनसे कहिए कि एक पैसा उनको खर्चा नहीं करना पड़ेगा, अमृतानंद जी करेंगे। जी, स्वागत किया जाता है पर्दा हटने पर, स्वागत किया जाता है जनाब अली रजा खुरम भाई का। अहलन व सहलन अली भाई, स्ट्रॉन्ग वार्म वेलकम जन सर। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह व बरकातुहू, आपको भी और तमाम नाजरीन और सामीन को। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है, तो माशाल्लाह कंटिन्यू रखें आमिर भाई, बहुत जबरदस्त। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया अली भाई, हमारे साथ रहेंगे और अली भाई से तबसरा लेंगे, मगर कुछ लोग चाह रहे हैं कि इसका बैकग्राउंड दे दिया जाए। जैसा कि मैंने बताया कि ये छोटा मोटा बंदा नहीं है, ये बंदा इनके संगठनों के अंदर बैठने वाला और हिंदुत्व का फ्लैग बेरर है, झंडा उठाने वाला। फ्लैग उठाने वाले बंदे होते हैं ना, वो फ्लैग बेरर है। ये बंदा जो टकला बैठा हुआ है लेफ्ट साइड के ऊपर, अमृतानंद भक्ति, इस बंदे ने ये बात रखी है और इसने कहा है कि जो लोग कैमरे के सामने आकर हाथ जोड़कर जय हिंदू राष्ट्र बोलते हैं, और आपको अजीब बात बताऊं कि इस बंदे ने बकायदा एक पूरी स्ट्रीम भी कर दी है जिसमें तुफैल चूतड़वेदी को और एक्स मुस्लिम मूवमेंट को एक्सपोज करके रख दिया है। और इस बंदे ने बताया है कि ये फर्जी बात है, हिंदुत्व इज अ फ्रॉड, इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। ये कहता है 2 साल लगे हैं मुझे इस हेट मॉन्गर्स के समूहों से, इन ग्रुपों से निकलने में, और इन लोगों ने किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ वोट इस्तेमाल करके हिंदू राष्ट्र की बात करते हुए ड्रामेबाजी की। तो ये आपको जो बंदा नजर आ रहा है, ये बंदा बहुत बड़े पैमाने पर इनको डैमेज कर रहा है इस वक्त, और इसने पोल पट्टी खोल कर रख दी है। एंड में इसने क्लिप में बताया कि किसी ने अगर केस करवाना है तो मैं 1 रुपया भी नहीं लूंगा, और लड़कियों के साथ जो ज्यादती की गई है एक्स मुस्लिम मूवमेंट के नाम के ऊपर, उन लोगों को जो प्रीडेटर्स हैं, जो ना अपना समझ लें आप सस्पेक्ट्स हैं जितने, उनको कटहरे के अंदर लेकर आए, और जो क्रिमिनल्स हैं उनको दंडित किया जाएगा, उनको दंड मिलेगा। एक तो ये चीज है।
दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट आपने समझनी है वो ये है कि ये बंदा बता रहा है कि मुझे बहुत कुछ खोना पड़ा हिंदुत्व को और एक एक्सट्रीम को छोड़ने के नतीजे में, और आज भी वो बहुत सी चीजें झेल रहा है। इस वीडियो को मैं सेपरेट भी जब करूंगा तो मैं लगा दूंगा उसमें, ताकि ये चीज एक एविडेंस के तौर पर, हिस्टोरिक एविडेंस के तौर पर रहे। ये था वो बैकग्राउंड जिसमें इसने खोलकर हर चीज रखी। अब मैं सवाल पूछने लगा हूं सनातनियों से। सनातनी इस वक्त कंफ्यूज है। एक तरफ स्वामी है जो ये कहता है कि हिंदूज और एक्स मुस्लिम्स भाई हैं, इनको सपोर्ट करें। एक तरफ यही स्वामी है अमृतानंद, ये बोल रहा है कि इनसे बचें, ये फ्रॉड है, हिंदुत्व फ्रॉड है, इससे अपने आप को बचाएं, ये फर्जीवाद है, इसने बोला। मैं पूछना चाहता हूं सनातनियों से, आपका तो खुद ही फैसला नहीं हो रहा भाई। भड़वा अपना मतलब है, भगवा कलर उसने भी पहना हुआ है, भगवा कलर इसने भी पहना हुआ है, टिक्का उसने भी लगाया है, टिक्का इसने भी लगाया है, हाथ इसने भी जोड़े हुए हैं, हाथ उसने भी जोड़े हुए हैं, रुद्राक्ष उसने भी पहना हुआ है, रुद्राक्ष इसने भी पहना हुआ है, लुंगी इसकी भी टाइट है, लुंगी उसकी भी टाइट है, खतना उसका भी नहीं हुआ, खतना इसका भी नहीं हुआ। हाँ जी, बल्कि अगर जितेंद्र की लुंगी शुंगी उतार कर शलवार कमीज पहना कर टोपी पहनाई जाए तो वो ज्यादा मौलवी मुल्ला है। ये तो फिर आपका कट्टर सनातनी लगता है। तो सवाल ये उठता है कि फैसला कैसे करना है। अब मैं आपको समझाता हूं हुआ क्या है बेसिकली। आपने भड़वों को देखा है? पिंप्स जो होते हैं, पिंप्स पिंप्स जो होते हैं ना, वैसे जिंदगी में ना इंसान को मुख्तलिफ तजर्बे करने चाहिए। मैं आपको बताऊं, जो भड़वों की और प्रोस्टिट्यूट्स की स्ट्रीट्स होती हैं ना, अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए, उससे बचें, अपने आप को बचाएं। उनके अंदर ना एक पैटर्न देखा गया है। हर प्रोस्टिट्यूट का या हर वहशिया का एक दल्ला होता है, एक भड़वा होता है, दलाल। ठीक है, वो भड़वा डीलिंग करता है मर्दों के साथ। ए चिकनी है, बड़ी चिकनी, आहा हा हा, क्या कहने इसके। वो उसके गुप्त अंगों के फजाइल बयान करता है, उसके गुण गिनवाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा रेट लगवा सके। अब याद रखें कि वो भड़वा या वो दल्ला या वो पिंप उस वहशिया प्रोस्टिट्यूट के गुण बता रहा होता है ताकि उसकी कमीशन भी उसमें लगे, उसको भी पैसे मिले। ये होता है उन भड़वों की आपस में कंपटीशन। एक लाइन में जब मुख्तलिफ प्रोस्टिट्यूट्स खड़ी होती हैं तो दल्ले कंपटीशन के नतीजे में आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, और उस लड़ाई के नतीजे के अंदर आपको ये चीज नजर आती है कि जनाब कोई किसी के गुण बयान कर रहा है, कोई किसी के फजाइल बयान कर रहा है, कोई कुछ बयान कर रहा है, कोई कुछ बयान कर रहा है, और उसका नतीजा ये निकलता है कि उनमें आपस में कंपटीशन शुरू हो जाता है। साहिल के पिछवाड़े को थपथपाना शुरू कर दिया है जितेंद्र ने। आजाद एंड कंपनी के पिछवाड़े को थपथपाना शुरू कर दिया है अमृतानंद ने। और समीर सिद्धार्थ चूतड़वेदी के पिछवाड़े को थपथपाना शुरू कर दिया है तुफैल चूतड़वेदी ने। समझ आ रही है? तो तीन दल्ले अपनी प्रोस्टिट्यूट्स के साथ मार्केट में हिंदुओं को बहलाने के लिए अपने अपने फजाइल बयान कर रहे हैं। एक कह रहा है मेरी ले जाओ, दूसरा कह रहा है नहीं मेरी ले जाओ, तीसरा कह रहा है नहीं मेरी ले जाओ। अब हिंदू कंफ्यूज हो गए हैं क्योंकि उनके पास तो पैसा है, उन्होंने पैसा फेंकना, तमाशा देखना है। अब वो पिक एंड चूज कर रहे हैं कि साहिल अच्छा ठुमका लगाएगी, क्यूट गर्ल जो है अच्छा पोज बनाएगी, आजाद ग्राउंड तो बांझ हो चुकी है, पुरानी लौंडी है, हो सकता है 5-6 और कुछ आंटियां जो है मिलकर कुछ ना कुछ थाथिन थैया कर सकें। तो इस वक्त आपने समझना है कि हिंदू लिटरली कंफ्यूज हो चुका है कि किसके कोठे पर जाए, किस पर पैसा फेंके और किससे दूर हट जाए। ये मिसाल आपको समझ आ गई? अब सनातनियों के लिए समझना मुश्किल नहीं होगा कि ये प्योर और शुद्ध किस्म की दल्लागिरी है
जो इस वक्त एक्स मुस्लिम मूवमेंट के नाम पर चल रही है। ठीक हो गया जी, अब आप समझ चुके हैं। अली भाई, डांसिंग कार मैं आपको दिखाना चाह रहा था और मैं चाह रहा था डांसिंग कार आप भी देखें और उसका आनंद जी, लें। जी। जी, जी जी। हाँ कहिए जी अली आप। भाई, हाँ एक्स मुस्लिम मूवमेंट मुझे अब समझ आई है। मैं एक अरसे से कोशिश कर रहा था, मैं समझ रहा था शायद को फर्क निकल आए, मगर मुझे अब पता चला है कि इस मूवमेंट के सारे एक ही तरह के लोग हैं, सिर्फ उन्होंने एक्स मुस्लिम नाम का फैशन का जो एक पशु है वो अपने इर्द गिर्द जो है वो लपेट लिया है इन पशुओं ने। आपकी स्क्रीन पर फिर एक दिन हमका एक ठो कार दिखी, डांसिंग कार। वो दिन हमरी समझ में आया कि ई मूवमेंट के लोगां की चमड़ी बिल्कुल सेम टू सेम है, सिर्फ वो अपना नाम के शुरू में एक्स मुस्लिम नाम का कोई वस्तु लपेट लेता है। क्या जी अली कहने भाई, कुछ क्या कहने। कहानी समझ आई है? जी, बिल्कुल कहानी समझ आई है और जिस अंदाज से आपने पेश की है, बड़ी आसानी से समझ आई है। जी जी सर, ये हुआ है, सारी गेम ये है। ये इनकी यहाँ मानवता भी तक यही जी है ना जी। डांसिंग डांसिंग कार तक या डांसिंग बेड तक इन्होंने जाना है, यही इनकी मानवता है। जी जी, मानवता भी यही है और मौनवता भी यही है, मौनवता। जी। जी, तो मानवता और मौनवता दोनों एक जगह पर इकट्ठी हो गई हैं। मानवता इन डांसिंग कार एंड मौनवता इन डांसिंग बेड। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब स्टेप आगे बढ़ने लगा है। स्टेप बढ़ने लगा है डैडी कूल सनातनी फूल। अब यहां से ये सेगमेंट शुरू होने लगा। तो आपने पिछला चैप्टर समझ लिया है, दो दल्ले हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब तीसरे दल्लों की कैटेगरी जो है वो मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं। ये आपने समझना है कि क्या बात है। समीर के बारे में जो भी बादशाह चल रही थी उसको आप पिछले 2 प्रोग्राम्स के अंदर देख चुके हैं। एक था एक्स मुस्लिम का लव जिहाद और दूसरा था तुरुप का पता। ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 आवाज़े हक लाइव के ऊपर वो प्रोग्राम्स पड़े हुए हैं। जिसने कॉन्टेक्स्ट और डिटेल लेनी है वो उसमें समझ सकता है। आज हम गुफ्तगू अगली कहानी के ऊपर करने जा रहे हैं। वो कहानी ये है कि समीर का मेरे पास आना इतना बड़ा जुर्म था कि ये जुर्म उसके दूसरे सारे जुर्मों पर भारी पड़ा और उनको शैडो कर गया। मैं हैरान हूं इस चीज पर कि इन लोगों को ये भूल गया कि उसने लड़कियों के साथ जो अत्याचार किया और उनका शोषण किया है, ये भूल गए कि उसने पैसों की जो हेराफेरी की है, वो भूल गए कि जो उन्होंने विश्वासघात किया है, बल्कि सिर्फ ये याद रहा कि समीर आमिर हक के चैनल पर क्यों आया था। अब जरा सुने आप, ये कितना बड़ा दर्द था। फिर इस सेगमेंट में हम प्रॉपर शुरू करते हैं आज की कहानी। सुने। सिद्धार्थ जुड़ गया है। सिद्धार्थ, मैं आपसे सीधी सीधी बात करता हूँ, आप आमिर हक के चैनल पर कैसे चले गए, क्यों गए? समीर के डिफेंस में और समीर को घर वापसी कराने के चक्कर में 1 घंटे की स्ट्रीम की गई और सारे गुनाह माफ करके कहा गया कि सीधा मुद्दे पर आते हैं। और वो मुद्दा ये था कि तुम आमिर हक के चैनल पर, आमिर हक के यूट्यूब चैनल पर कैसे चले गए, क्यों चले गए। सिर्फ इस चीज को क्लियर कर दो, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। ये बजुबाने हाल प्रैक्टिकली तुफैल चूतड़वेदी साहब ने किया। अब आपने एक चीज को समझना, सवाल क्या है, वो सारे एतराजात किधर गए? क्या वो एतराजात दूसरे लोगों ने किए थे, उनको 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं? उन एतराजात क्या करना है जो समीर ने उठाए थे, नहीं याद?
जो एतराजात हमने उठाए थे उनकी तो स्ट्रीमें मौजूद हैं, तो जो एतराजात समीर ने उठाए थे उनको कैसे हल करना है? आपके सामने एक लंबी वीडियो प्ले कर रहा हूं जो ऑलमोस्ट 6 मिनट की है, मगर इस वीडियो का एक एक हरफ आपने गौर से सुनना है। इस समीर के क्या एतराजात थे, समीर के ऊपर क्या एलिगेशंस लगे, और वहां सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि तुम आमिर हक के पास क्यों गए। मैं वीडियो प्ले करने से पहले सनातनियों से पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारा धर्म आमिर हक से छोटा है? क्या तुम्हारी महिलाओं का सम्मान आमिर हक से छोटा है? क्या तुम्हारा पैसा कमाया हुआ आमिर हक से छोटा है? क्या तुम्हारा विश्वास और मान जो तुम उन पर करते थे वो आमिर हक से छोटा है? क्या तुम्हारी इतनी बड़ी मूवमेंट आमिर हक से छोटी है कि सिर्फ एक बात का जवाब दे दे कि आमिर हक के प्यास क्यों आया था, तुम सब कुछ माफ करने को तैयार हो? हैं? आमिर हक तुम्हारे लिए इतना बड़ा कांटा बन चुका है। ये गुलस्त सादी व दर चश्म दुश्मना खारस्त। आमिर तुम्हारी आंख का, तुम्हारे कलेजे का इतना बड़ा खंजर बन चुका है कि तुम सब कुछ माफ करने के लिए तैयार हो, सिर्फ ये नहीं तैयार कि आमिर हक के चैनल पर क्यों गया था। जरा सुन लो ये सारी गुफ्तगू, फिर मैं कुछ सवाल भी रखूंगा। ये सुने जरा। शिकायत नहीं है, शिकवा ये है कि उन्होंने जो बातें कही हैं, पहली बात तो उनको वो हेल्प एंड ऑल की बातें कहनी नहीं चाहिए। जब मैं खुद कह रहा हूँ पिछले 1 साल से इन बातों को हर स्ट्रीम में, फिर भी उन्होंने कहा है, ये उनकी अपनी समझ थी, पर उन्होंने कुछ बातें कही हैं। एक सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने जो एक रेस्पॉन्ड स्ट्रीम बनाई, कितने अफसोस की बात है कि आमिर तुमने तो वो स्ट्रीम देखी और उस पर स्ट्रीम भी की, लेकिन तुफैल दादा ने वो स्ट्रीम ही नहीं देखी मेरी। मैंने जब उनको बोला तो उन्होंने बोला मैंने तुम्हारी स्ट्रीम देखी नहीं। मैंने ठीक है, अब आप ये सोचो, एक आदमी जिसने मेरी स्ट्रीम ही नहीं देखी, रेस्पॉन्ड स्ट्रीम, उसके बाद में वो एक स्ट्रीम करते हैं और उस पर लिखते हैं उसके रेस्पॉन्ड की रियलिटी। भाई जब मेरी स्ट्रीम नहीं देखी तो रियलिटी क्या बताओगे? दूसरी बात, उस स्ट्रीम में उन्होंने मेरे रेस्पॉन्ड में कही हुई एक भी टॉपिक पे बात ही नहीं की, यानी कि वो अपनी बातें रखने आए थे, लेकिन टाइटल ये लगाया और थंबनेल ये लगाया जो कि सही नहीं था। जब आप, लेकिन कुछ बातें हैं जिसमें मुझे उनसे शिकवा। अब शिकवा वाली बात पे आता हूं, किस पे है। उन्होंने कुछ बातों पे डिस्कस किया है अपनी स्ट्रीम में, उसमें स्पष्टीकरण वाली स्ट्रीम में जो रेस्पॉन्ड वीडियो पे बनाई है, उन्होंने आधा सच बोला है। ये मुझे उनसे शिकवा। उनको पूरा सच बोलना चाहिए, उन्होंने पूरा सच नहीं बोला। क्यों नहीं बोला ये वो जाने। आधा सच क्या बोला है उन्होंने पहली बात ये कही, मेरे घर पर था, फ्रिज से बोतल निकाली, बियर पी। आप किसी के घर में जाते हैं, मेहमान रहते हैं, तो आप उसके घर में बैठ के दारू पिएंगे, ये तो गलत बात है बिल्कुल। अगर कोई किसी के घर में जाकर के बोतलें खोल करके बैठ जाए, ये बहुत गलत बात है। लेकिन अगर आपने उसको अपने साथ बिठाकर पिलाई ना हो अपने घर, जबरदस्त, ये बात है, पॉइंट है। ठीक है सर, अगर आप किसी को अपने घर बुलाते हैं और आप बोतल खोल कहते हैं आओ मेरे साथ बैठो पियो, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि मेरे घर में दारू क्यों पी। उन्होंने जो नहीं बताई है, उन्होंने ये नहीं बताई है कि मुझे उन्होंने ये बोला था कि तुमको जो खाना हो, जो पीना हो, मेरा स्टाफ है उससे मांग लेना। मैंने उनके स्टाफ से बोला कि दादा तो बाहर हैं, वो बाहर गए हुए थे एक्चुअली 1 दिन के लिए, अगले दिन आने वाले थे। मैं उस दिन फ्री था। मैंने बोला फ्रिज में बियर पड़ी है क्या? उन्होंने बोला देखना पड़ेगा। मैंने देखे, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा हाँ है। मैंने कहा ठीक है, एक निकाल के मुझे दे दीजिए। उन्होंने एक दी, मैं उसको लेकर के अपने कमरे में चला गया, बाहर नहीं बैठा। उन्होंने बोला खाना नहीं खाएंगे आप? मैंने बोला मुझे भूख नहीं है, मुझे मैगी बना करके दे देना। ये बात उन्होंने बताई, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताई कि उनके स्टाफ से मैंने बोतल ली। ये उनको बतानी चाहिए थी। तीसरी बात जो उन्होंने नहीं बताई, उन्होंने ये नहीं बताया कि फ्रिज से जो बोतल ली गई है वो बोतल बियर की मैं नहीं, उन्होंने ला के रखी थी फ्रिज में। उन्होंने प्रिटेंड ये किया है अपनी बातों में कि समीर मेरे घर पर था, मैं घर पर नहीं था, कहीं बाहर गया था, समीर ठेके पे गया, दारू लेके आया, मेरे घर में बैठ के पी। ये बहुत गलत चीज अगर ऐसा कोई करे तो। लेकिन जिस तरीके से रियलिटी है,
उस तरीके से आप क्या समझेंगे, पर ये रियलिटी उन्होंने नहीं बताई, इसलिए मैंने कहा कि आधा सच बताया, आपको पूरा सच बताना चाहिए। एक स्ट्रीम उन्होंने आज सुबह और की है मेरे ऊपर ही, उसमें एक अरविंद जी हैं न्यू जर्सी अमेरिका के, तो मैंने उनको मैसेज किया कि इस समय जो है मेरा अकाउंट जो है वो खाली है, मेरे पास पैसे की इस समय समस्या है, क्योंकि मेरा जो यूट्यूब का पैसा है वो नहीं आया है, 25 तारीख को आएगा, मुझे रेंट देना है, जिस 9,000 रुपये रेंट देना है, 3,000 मेरे पास है, अगर आप मुझे 6,000 रुपये दे देंगे तो मैं आपको 27 तारीख को रिटर्न कर दूंगा। यानी कि मैंने उनसे उधार मांगा, अगर मैं रिटर्न की बात कर रहा हूं तो उधार मांग रहा हूं। तो उन्होंने वो स्क्रीनशॉट उसको भेजा, उन्होंने बोला कि जी मैं चंदा मांग रहा हूं, तो ये फिर से आधा सच बताया, तो ये नहीं बताया कि उधार मांगे और 27 को देने की बात भी करी। तो मुझे उनसे शिकायत ये है कि वो आधा सच क्यों बोलते हैं, स्ट्रीम में आके पूरा क्यों नहीं बोलते हैं, पर मुझसे कोई मांगे तो क्यों नहीं मांगना, क्योंकि अगर मुझसे कोई मांगेगा, मेरे से कोई जवाब लेगा तो एजेंडा फेल। मुझसे जो नाराजगी है ना वो क्लियर नहीं करनी, मुझे नाराजगी में बदनाम करना है, एजेंडा ये है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने चैनल से रिक्वेस्ट करें कि वो जो कंट्रोवर्शियल बातचीत है ना वो तो फिर दादा सुना दे अपने चैनल पर। वो कहते हैं जी रोए और बड़ी वो इमोशनल किया यूएस वाली मॉम को, कहते हैं आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो ऑडियो, जिसमें एक ऑडियो भी मिला करके आगे भेजा गया है, जिसको हमारे दादा जगह जगह बोलते हैं कि जी बड़ी बदतमीजी से बात की है, जिसको चाहिए मुझे ईमेल करो या व्हाट्सएप करो, जगह जगह उसको भेज रहे हैं। असल में हमारे प्यारे दादा के पास ये वीडियो पिछले 1 साल से, ऑडियो ये 1 साल से है, हमारे प्यारे दादा ने पिछले 1 साल से ये ऑडियो नहीं भेजा, तो अब क्यों? ओहो, इसका मतलब ये है कि ये तो पूरा एक एजेंडा है जिसके तहत ये चीजें बाहर की हैं। अभी अगर इनको कोई आपत्ति थी ये तो 1 साल पहले आनी चाहिए थी चीजें। ये तो उनकी बाकी की स्ट्रीमें देखो, उनकी किसी भी स्ट्रीम पर आपको 20-25 हजार से ऊपर व्यूज नहीं मिलेंगे। उसी वीडियो के ऊपर 1.5 लाख व्यूज क्यों हैं? ये मैंने देखा। आमिर भाई ऑडियो खत्म हो गई है, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। हेलो जी, आवाज आ रही मेरी अब? जी 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 जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और पता नहीं थोड़ा सा ग्लिच आया। लेकिन जी 5 सवाल है। वीडियो अली भाई आपने सुन ली, पब्लिक ने सुन ली, जी ठीक जी है जी। बिल्कुल। 5 मिनट की इस वीडियो में 5 सवाल हैं। नंबर 1, समीर ने कहा तुफैल आधा सच बोलता है, मतलब आधा झूठ बोलता है। क्या गारंटी है कि अभी आधा सच और आधा झूठ नहीं बोल रहा? हम पूरा नहीं कहते, आधा तो तुम मान के गए हो यहां पर। क्या गारंटी है कि तुफैल अभी आधा झूठ नहीं बोल रहा? पहला सवाल। दूसरा, तुमने ये बताया कि 1 साल तक उस बंदे के पास ये ऑडियोज मौजूद थी, उसकी गैरत अब क्यों जागी? यही सवाल तुम यहां रख के गए थे। सवाल यह है कि आमिर हक के पास जाना आना ये बड़ी चीज है कि तुफैल चतुर्वेदी के पास 1 साल तक वो कॉल पड़ी हुई है और उस बंदे ने चूं तक नहीं किया। सवाल यह है कि 1 साल तक ऑडियो पड़ी है, क्या पता तुफैल अभी भी झूठ बोल रहा हो, कितनी चीजें उसको पता हो मगर उसने आंख छुपाई। तीसरा सवाल, समीर जब यहां बात करके गया है, तुफैल चतुर्वेदी उसके बाद ही क्यों लाइन पे आया है? 1 साल तक अगर कॉल्स पड़ी थीं, समीर सफाइयां पेश कर रहा था, आमिर हक के आने के पास ही और उसके बाद ही क्यों तुफैल चतुर्वेदी को वो सारे आरोप झूठे लगने लगे जो पहले सच लग रहे थे? डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मुस्लिम। आमिर हक, डोंट एवर अंडर एस्टिमेट योर पापा, योर डैड। मकसद कहने की बात यह है
इस बंदे को मेरे पास से जाने के बाद ही क्यों कॉन्फिडेंस नसीब हुआ कि लोगों ने इसको, पता क्यों? क्योंकि राज खुलना शुरू हो गए थे। नंबर 4, तुफैल चतुर्वेदी ने समीर के सवाल के बाद ही क्यों बताया कि वो दारू भी पीता है? क्योंकि समीर ने ये खोल दिया था कि वो दारू समीर नहीं लेके आया बल्कि चूतड़वेदी की थी। जी हाँ। नंबर 5, सवाल ये है कि वो समीर जो यहां ये सारे एतराजात खड़े कर रहा है कि मुझे बदनाम करने के लिए मेरी कोई बात भी नहीं सुनी गई मगर मुझे बदनाम किया गया, तो सवाल ये उठता है, आज समीर जब उन्हीं लोगों के पास बैठा हुआ है तो क्या हिंदू के लिए ये समझना मुश्किल है कि ये कोई राष्ट्र के, ये कोई धर्म के, ये कोई मानवता के पक्ष का कार्य नहीं, इन लोगों के निजी इंडिविजुअल इंटरेस्ट हैं? आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा? इतनी चीजें देखने के बाद भी ये इन लोगों के निजी इंडिविजुअल इंटरेस्ट और मफाद की और लाभ की बात है। जी हां, चले। नहीं यकीन, आपको एक और क्लिप सुना देते हैं। ये क्लिप एक्सट्रीम 180 डिग्री का फर्क है, मगर आपने समझना है कि जब अपना मफाद सामने आता है तो चीजें कैसे होती हैं। समीर मेरे पास से होने के बाद जब अपना ड्रामा करके वहां तुफैल चतुर्वेदी को पता चला कि ये तो राज खोल देगा और ये तो मामला खराब कर देगा, तो उसके पास जाके क्या कहा और मेरे पास आकर वादा किया। तो आपको कंट्रास्ट सुनाने लगा हूं, जरा गौर से सुनाइए, अगला क्लिप बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रास्ट सुनाने लगा हूं 2 किए हुए वादों का, और आपको जानकर हैरानगी होगी, दोनों वादे पूरे नहीं हुए। तो जब ये दोनों वादे पूरे नहीं हुए, हम उस व्यक्ति का विश्वास कैसे करेंगे? सिंपल। अब आपने समझना है, एक मिसाल से समझाता हूं। चलो यार, क्या याद करें। मिसाल ये है, बड़े गौर से सुनिए। एक बड़ी कंपनी होती है ना, उस कंपनी का एक वर्कर होता है। उस वर्कर के पास सारे राज होते हैं। गौर से सुने जरा। एक बड़ी कंपनी है, जिस कंपनी का एक वर्कर है जो कि 20-25 साल से वहां काम कर रहा है। उस वर्कर के पास A to Z सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है कि मशीनरी कैसे काम करती है, वेंडर्स कौन से हैं, मार्केट परचेज सेल कहां से चीप होती है, कॉस्ट कैसे सेट की जा सकती है, और उसके पास टीम भी उपलब्ध हो गई है 20-25 साल की एक्सपीरियंस और राब्तों की कनेक्शन की वजह से। मालिक को पता चलता है कि ये बंदा अब अपनी कंपनी शुरू करने के लिए जा रहा है और मेरी कंपनी से सारे राज लेकर जा रहा है। मालिक क्या करेगा? मालिक पूरा जोर लगाएगा उस वर्कर को रोकने की कि ये अपनी कंपनी ओपन ना करे, ताकि सारा प्रॉफिट ले जाएगा और सारे राज भी ले जाएगा। तुफैल चतुर्वेदी को पता चल गया था कि समीर उसके पास रहकर हिंदुओं के समूहों और संगठनों और मंचों पर जाकर वो सारी रेसिपी जान चुका था, जिससे वो हिंदुओं से डायरेक्ट कनेक्शन बनाकर अपने वेंडर्स और अपने बायर्स और अपने इन्वेस्टर्स को तलाश कर सकता था। तुफैल चतुर्वेदी के लिए ये बात बहुत खतरनाक थी, उसके बिजनेस के लिए और उसके फ्यूचर के लिए। तो तुफैल चतुर्वेदी ने जब देखा कि उसने इजी लिया था समीर को, समीर जब आवाज़े हक के ऊपर आया ना, तब जाकर इनके कान खड़े हुए हैं सनातनियों के। इनको पता चला कि यार ये तो खतरनाक तरीन एरिया के अंदर शामिल हो गया है, आवाज़े हक पर चला गया है, ये तो काम खराब हो गया है। उस वक्त उस बंदे ने ये फिर प्लान किया कि कैसे भी करके इसको वापस लाया जाए। वरना आप खुद मुझे बताएं कि 1 साल से ऑडियोज पड़ी हों, वीडियोज पड़ी हों, शिकायतें मिल रही हों, वो बंदा पर्दे पर यही कह रहा हो, प्रेशर बनने पर वो अपनी राय चेंज करे। याद रखें, मैं आपको एक फर्क बताता हूं सनातनी, अगर गौर से सुने मेरी बात। आपने सच्चे इंसान का पता करना हो ना, वो प्रेशर से पहले सच बात करता है, प्रेशर के बाद नहीं।
गर्दन दबाने पर सच सब उगलते हैं। मजा तो तब है कि जब आंखों में आंखें डालकर सच बोलो समय पर। जब समय बीत जाता है, जब बीत गया जो सपना है, क्या है वो, वक्त पर काफी है एक कतरा भी।